हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर समास पढ़ा और समास के कुछ भेद पढ़े हैं। इसमें हमने 5 भेद पढ़ लिए हैं। आइए इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और आगे इसका छठा भेद और साथ ही साथ कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम यहाँ पर आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए, समास क्या होता है? जहां पर दो शब्द आपस में मिल करके जो है उनके बीच की दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उनको मिलाने के बाद एक संक्षिप्त, एक छोटा रूप जिसको कहते हैं, वो आपका समास होता है। यहाँ विभक्ति का लोप होता है, बीच में किसी भी शब्द का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर रसोई के लिए घर, तो इसको हमने रसोई घर लिख दिया, यानी कि छोटा रूप कर दिया इसका, तो ये समास हो गया। अब इसी के फिर हम विग्रह कैसे करेंगे? इसको हम फिर से पूर्व अवस्था में लाने की जो अवस्था होगी वही आपकी समास विग्रह कहलाएगा। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब इसका समास कैसे करते हैं आप? देखिए, यहाँ पर आपके लिए जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप कर देंगे तो ये आपका समास बन जाएगा विद्यालय। ऐसे ही माता पिता, माता डैश पिता, माता और पिता। तो जब आप समास करेंगे तो इस और को आप हटा देंगे, तो ये है समास। 3 शब्द समास को आप या तो सामासिक शब्द कह सकते हैं, इसको आप समस्त पद कह सकते हैं। समास में आपके 2 पद होते हैं, प्रथम पद और आपका उत्तर पद या द्वितीय पद। प्रथम पद को आप पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को आप उत्तर पद कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया आपका। ठीक है। अब समास के प्रकार कितने हैं? समास के यहाँ पर 6 प्रकार पढ़े हैं हमने, जिसमें आपका पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा आपका है बहुव्रीहि समास, आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये 6 समास हमने पढ़े हैं। यहाँ पर अव्ययी भाव समास में जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि हम इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको आप जल्दी से रिवाइज कीजिएगा। चलिए, प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद आपका गौण होता है। यहाँ पर पहला पद या दूसरा पद आपका अव्यय होता है। और अव्यय क्या होता है? वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्ययी कहा जाता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्ययी की तरह प्रयुक्त हो तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। संस्कृत के उपसर्ग जहां पर प्रयुक्त होते हैं उनको भी हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति हो गया, यथाशीघ्र हो गया, यथाक्रम हो गया, यथा विधि हो गई, यथावसर हो गया, यथेष्टा हो गया, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका तत्पुरुष समास। दूसरा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में हमने क्या कहा? इसका प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपका द्वितीय पद प्रधान होता है। अर्थात अब यहाँ पर देखिए, एक बात हमने क्या देखनी है, इसका जब आप विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, कर्ता और संबोधन की विभक्तियों को छोड़कर, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने, और उसका संबोधन का क्या है? हे, ओ और अरे। तो इसके अतिरिक्त कोई भी कारक की विभक्ति चिन्ह आ जाता है। कारक की हमने आपको 8 भेद बताए थे। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके 6 आपके पास बचे। इन्हीं के आधार पर इसके 6 भेद हुए हैं। कर्म, फिर करण, फिर आपका संप्रदान, अपादान, तो ये संबंध और ये सभी आपके हैं, आगे पढ़ने वाले हैं इसको। तो इसी के आधार पर इसके भी 6 भेद हुए हैं। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। जब किसी शब्द के समास विग्रह करने पर आपको वहां पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह मिलता है, उसे कर्म तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे कृष्णार्पण का जब आपने समास विग्रह किया तो इसको कैसे लिखेंगे? कृष्ण को अर्पण। आपने देखा यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह आया है और ये किसका है? ये कर्म कारक का है, कर्म कारक का है, अर्थात यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा। सुखद, नैनो को सुखद। तो आपने जब भी इसका क्या किया? समास विग्रह किया, आपको चिन्ह मिला कर्म कारक का। तो जहां आपको कर्म कारक का चिन्ह मिले वहां आप क्या कहेंगे? ये आपका क्या है? कर्म तत्पुरुष है। ठीक है ना? अब आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका करण तत्पुरुष। करण का जो विभक्ति चिन्ह है कारक का, से, के द्वारा। तो देखो, से यहाँ पर दूसरा अर्थ लेके आएगा और दूसरा जो से है जिसको हम अपादान में भी करने वाले हैं वो दूसरा है, वो पृथकीकरण के लिए है, ये के द्वारा है। जैसे ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर से प्रदत्त, से यानी कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित या फिर
हाथ के द्वारा लिखित। तो इसका मतलब आप समझिए। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखनी थी आपने, वह शब्द जिसका समास विग्रह करने पर आपको करण तत्कारक का विभक्ति चिन्ह मिल जाता है उसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा रचित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित या रत्नों के द्वारा जड़ित। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, ऐसे शब्द जिसका समास विग्रह करने पर संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह मिल जाए। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह, के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक यदि आपको नहीं आता है तो फिर यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कारक और उनके कारक चिन्ह। ठीक है, ऐसे ही हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करने पर आपको संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह मिलता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहा जाएगा। और इसके उदाहरण लिख लेंगे, विद्या के लिए अलय, विद्यालय। ऐसे ही गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, तो बलि के लिए पशु। तो ये है आपका संप्रदान। अब आपके पास इसके बाद नेक्स्ट आता है अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पर से चिन्ह है लेकिन ये पृथकीकरण के लिए है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इससे पहले भी हमने से पढ़ा लेकिन वहां पर किसके लिए था, के द्वारा। यहाँ पृथकीकरण, उसको अलग करने के लिए, अलगाव करने के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, से। ठीक है, जब भी कोई किसी से अलग होता है, किसी से क्या हो जाता है, बिल्कुल पृथक हो जाता है। तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत, तो यहाँ पर अलग हो रहा है। ऋण से हम मुक्त हो रहे हैं, ऋण से अलग हो रहे हैं। पदच्युत, पद से हम अलग हो रहे हैं। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से हम भ्रष्ट हो रहे हैं। धर्म से विमुख, तो धर्म विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। तो ये सब आपके अपादान तत्पुरुष समाज में आते हैं। और इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा है प्रीवियस लेक्चर में तो वो भी लिख लें कि जिस शब्द के समास विग्रह करने पर अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह मिल जाता है उसे हम अपादान तत्पुरुष कहेंगे। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। तो यहाँ सब चीजें अलग हो रही हैं, पृथक हो रही हैं। ठीक है, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से अलग होना। देश निकाला, देश से निकाल देना, देश से अलग कर देना। तो ये सभी चीजें पृथकीकरण के लिए आ रही हैं। ठीक है, आगे है चौथा आपका यहाँ पर संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पर आप देखिए, ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करने से किसी का संबंध ये बताता है, किसका, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। इसका चिन्ह होता है का, की, के। तो जब भी आप इनका क्या करेंगे, इनका समास विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, का, की और के। ठीक है, जैसे मंत्री परिषद, तो मंत्रियों का परिषद या मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। आमचूर, आम का चूर। रामचरित, राम का चरित्र। ये सभी जो हैं किसमें आ जाते हैं, संबंध तत्व। अब उदाहरण, इसका जो परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा में आप लिखेंगे ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करने पर संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह मिल जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष कहेंगे। अधिकरण में ऐसे ही यहाँ में, पे और पर आता है, तो इनको भी आप क्या लिखेंगे, ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करने पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह मिलता है उसे अधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। वनवास, वन में वास, इनमें चिन्ह विभक्तिकरण में, पे और पर आएगा। चलिए, इसके बाद हमने द्वंद्व समास पढ़ा। द्वंद्व समास की हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर पढ़े कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में प्रथम, तत्पुरुष में द्वितीय और द्वंद्व में दोनों ही प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं, सदैव नहीं, हो सकते हैं। ठीक है, इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, यानी कि जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको या तो और मिलेगा या तो आपको या मिलेगा। ठीक है, तो दो चीजें आपको देख रहे हैं यहाँ पर, और माता पिता, दाल रोटी, पाप पुण्य, ये सभी आपके किस में आते हैं, ये आपके द्वंद्व समाज में आते हैं। इसके बाद बहुव्रीहि समाज में क्या कहा था, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखिए, पहले में प्रथम पद, तत्पुरुष में द्वितीय पद, द्वंद्व में आपका दोनों पद, और बहुव्रीहि में क्या कहा गया है, कोई भी प्रधान नहीं है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की यहाँ पर प्रधानता होती है, यानी कि जिस भी अर्थ में यहाँ पर कुछ एक नया ही यहाँ पर शब्द आ जाता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो
जिसका, जिसकी, जिसके वह आदि शब्द आते हैं। जैसे गजानन, किसके लिए? गजानन, गज का आनंद है जिसका, जिसका मुख जो है गज के समान है, हाथी के समान है, जिसका, वह आपका गणेश कहलाता है, उसे गणेश कहते हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, ऐसे ही षडानन आपके कार्तिकेय के लिए। छठ या छठ या छह आनंद है जिसके, दशानन, 10 आनंद है जिसके, वह रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम, पीताम्बर, चंद्रचूर्ण और गिरिधर, ये सभी जो हैं अलग अलग यहाँ पर अर्थ आपको बता रहे हैं। अन्य अर्थ की यहाँ पर प्रधानता होती है, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, कुछ अन्य अर्थ ही निकल रहा है सबका, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखिए, यहाँ मैंने आपको द्विगु समास के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया था। द्विगु समास क्या होता है? यहाँ पर आपका प्रथम पद या द्वितीय पद में कभी कभी क्या आ जाता है? आपका संख्यावाचक आता है। संख्यावाचक जो आपको किसी संख्या के बारे में बताता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राय द्विगु समास में प्राय पूर्व पद, ज्यादातर आपको पूर्व पद में संख्यावाचक दिखेगा, और कभी कभी आपको उत्तर पद में, पर पद, यहाँ पर उत्तर पद में भी आपको संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समाज में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, और जो संख्या है ना वो किसी समूह के बारे में बताती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुव्रीहि समाज में देखा है, ठीक है। तो इसका विग्रह करने पर आपको समूह या समाहार, क्योंकि ये समूह का ही बोध कराती है, तो आप जब विग्रह करेंगे तो आपको यहाँ पर या तो समूह मिलेगा या तो आपको समाहार मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों शब्द आपको प्रयुक्त होते हुए दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं दो राहा, दो राहों का समाहार, यहाँ पर समाहार हुआ है। जो पक्ष द्वय, अब यहाँ पक्ष पहले लिख दिया और द्वय बाद में आया तो दो पक्ष, तो ये आपको क्या कहा था हमने? या तो पर पद में या उत्तर पद में या फिर पूर्व पद में संख्यावाचक आएगा, तो यहाँ पर आपका द्वितीय पद में क्या आ गया है? संख्यावाचक आ गया है। त्रिभुज आप जानते हैं, तीन भुजाओं का समाहार जहाँ होता है। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन नेत्रों, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन, त्रय, तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार या रैखिक आकृति। चलिए यहाँ तक आपका हो गया था। अब आप यहाँ पर करेंगे, आज जो लास्ट है आपका, ये आपका है कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया था वो सारा हमने रिवाइज किया, और अब है आपका लास्ट कर्मधारय समास। इसके बाद हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण आप जानते हैं, विशेषण क्या होता है? विशेषण होता क्या है? चलिए एक यहाँ मैं कुछ यहाँ पर आपको लिख करके बता दूं। जैसे फल मीठा है, ठीक है। ये एक वाक्य है, फल मीठा है। फल क्या है? मीठा है। चलिए, फल मीठा है। फल यहाँ पर क्या है? फल देखिए कोई चीज का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो फल आपका क्या है? फल यहाँ पर आपका आ जाएगा संज्ञा, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये क्या कर रहा है? ये बता रहा है किसके बारे में? इस फल के बारे में। तो मीठा यहाँ पर विशेषण है। क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो ये संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता मीठा बता रहा है, यानी कि विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम, मैंने कहा यह फल है या यह आम है, और फिर मैं कहूँ यह मीठा है। अब ये जो है ना, ये आपका संज्ञा नहीं है, ये आपका सर्वनाम है। ये सर्वनाम है, ये संज्ञा की जगह पर यूज हुआ है, आम के लिए कहा गया है ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये सर्वनाम है, लेकिन इस सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? मीठा। तो
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ विशेष्य की, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर ये विशेषण है और ये विशेषण फल की विशेषता बता रहा है, तो फल यहाँ पर क्या होगा? विशेष्य होगा। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। ठीक है, तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जब आप विशेषता बताते हैं तो वो आपका विशेषक। इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आई हैं कि इसमें एक पद विशेषण होगा और दूसरा विशेषता बताने वाला शब्द होगा। ठीक है, अब कैसे उदाहरण से समझेंगे? तो दो चीजें यहाँ पर आपने देखा, एक पद क्या है? विशेषण, और दूसरा पद आपका क्या है? विशेष्य है। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। अब यहाँ देखिए उदाहरण में पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तो इसका मतलब क्या है? विग्रह करेंगे तो पुरुष जो उत्तम, पुरुष जो उत्तम। ठीक है, अब ये जो उत्तम है ये आपका विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? पुरुष की। पुरुष जो उत्तम, तो यहाँ ये आपका विशेष्य है और ये आपका विशेषण है। हमने कहा था ना, इसमें एक विशेषण होगा और दूसरा आपका विशेष्य होगा। दूसरी बात, नील कमल, नीला जो कमल, तो अब देखिए किसकी विशेषता बताई है? अब विशेषता बताई है कमल की, तो कौन है? नीला। ठीक है, महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये आपका विशेष्य है और ये आपका विशेषण है। महान किसकी विशेषता बताई? पुरुष की। घन श्याम, घन जैसा श्याम, तो श्याम की विशेषता क्या बताई? घन जैसा। पीत है, पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर की विशेषता बता दी, कैसा है? पीत है। महर्षि, महान है जो ऋषि, तो जो ऋषि महान है उसे कहा जाएगा उसे महर्षि, महान ऋषि। तो ऋषि की विशेषता, ऋषि विशेष्य है और महान आपका क्या है? विशेषण है। नराधम, अधम है जो नर, तो नर आपका विशेष्य और ये आपका विशेषण। अधमरा, आधा है जो मरा, कौन भाई? आधा है, कैसा मरा? आधा। रक्तांबर, तो रक्त के अंग का लाल जो अंबर, तो यहाँ पर ये अंबर आपका विशेष्य है और जिसकी विशेषता बताई है रक्त के रंग का, यानी कि लाल रंग का। ठीक है, कुमति, कुत्सित जो मति, यानी कि जिसकी कुमति होती है, तो मति की विशेषता कैसी है? कुमति है। ठीक है, ऐसे ही कुपुत्र, जो पुत्र, कौन पुत्र? पुत्र कैसा है? कुपुत्र है। ठीक है ना, तो कुत्सित जो है पुत्र, तो यहाँ पुत्र आपका विशेष्य है और ये आपका विशेषण है। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, तो कर्म आपका क्या है? विशेष्य है, कर्म की ही विशेषता बता दी, तो यहाँ पर आप दूषित आपका क्या है? ये आपका विशेषण है। चरम सीमा, चरम है जो सीमा, तो सीमा की यहाँ विशेषता है चरम। लाल मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई है लाल, तो ये आपका विशेष्य या विशेषण। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, तो देखिए पक्ष की विशेषता जो कृष्ण है। ऐसे ही यहाँ पर मंद बुद्धि, जो मंद है जो बुद्धि, बुद्धि की विशेषता बताई है, कैसी है बुद्धि? बुद्धि है मंद, तो बुद्धि आपकी यहाँ विशेष्य और मंद आपका विशेषण। शुभागमन, तो शुभ है जो आगमन, तो यहाँ ये विशेषण और ये आपका विशेष्य है। तो आप जान पा रहे हैं सभी शब्दों में एक विशेषण है और दूसरा आपका विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए और इसके उदाहरणों को भी आप बहुत ध्यान से लिखिएगा और साथ साथ इसको आप समझिएगा कि कर्मधारय समास बहुत इंपॉर्टेंट। इसे यहाँ पर कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि विशेषण और विशेष्य किस समास को कहा जाता है, जिसमें आपका विशेषण भी होगा और आपका विशेष्य भी होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमने यहाँ पर समास और समास के 6 भेद पढ़ लिए। ठीक है, और इसको हमने रिवाइज भी कर लिया है साथ साथ। और देखिए यहाँ पर आपने 6 भेद पढ़े और तत्पुरुष समास के भी आपने 6 भेद पढ़े। समास के जो 6 भेद हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें आपका पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष, तीसरा आपका द्वंद्व,
इसके बाद आपका बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय समास, इन सभी समास के बारे में आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसके बाद, नहीं तो हम कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। चलिए, चलिए इन प्रश्नों को आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में सभी बच्चे। चलिए, पहला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु समास? चलिए प्रश्न लिखेंगे। तो देखिए, देशांतर में आपका तत्पुरुष समास है। चलिए उत्तर लिखिए। इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है तत्पुरुष। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है इसी का, दशानन में कौन सा समास है? दशानन, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्विगु समास, इसमें से कौन सा समास है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? बहुव्रीहि समास। और आपने पढ़ा भी है बहुव्रीहि समास, जिसमें आपका क्या होता है, एक अलग सा अर्थ आ जाता है ना। तो बहुव्रीहि समास दशानन किसको कहा गया था? रावण को। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में आपने ये पढ़ा भी है। ठीक है। इसके बाद देखिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है द्विगु समास। राइट आंसर है द्विगु समास। चौराहा, अब यहाँ पर आप देखिए, चौराहा, चौराहा और तिरंगा, चौराहा और तिरंगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या कहा है? इसमें पूर्व पद संख्यावाचक आता है ना। और इसमें समूह या समाहार जो है प्रयुक्त होता है, समूह का बोध कराता है। इसमें समूह या समाहार आता है ना। तो देखिए, अब इसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, इसमें आपका दशानन में आपका बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग अर्थ आ रहा है। ठीक है। इसके बाद चौराहा में आपका चार संख्या को यहाँ पर वो बता रहा है, और चार रास्तों का जहाँ पर समाहार होता है वहां पर हम क्या कहते हैं? चौराहा। और ये आपका द्विगु समास के अंदर ही आता है, ये आपका द्विगु समास के अंदर आता है। ऐसे ही तीन रंगों का समाहार, उसे क्या कहा जाएगा? तिरंगा। इसमें भी आपका द्विगु समास आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है? एक तो संख्यावाचक आ रहा है और दूसरा समाहार या समूह भी यहाँ पर आ रहा है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? अभी अभी हमने पढ़ा है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो देव जो महान है, यानी कि किसकी महानता? देव की महानता बताई है। तो यहाँ देव आपका विशेष्य हो गया, और महान कौन है? देव है। ठीक है, तो ये आपका विशेषण हो गया। अभी अभी हम पढ़ के आए, आज की क्लास में ही हमने इसको पढ़ा है कि इस समास में एक विशेषण होता है और दूसरा आपका विशेष्य होता है। देव जो महान है वो आपका क्या हो जाएगा? महादेव जिसको कहते हैं, नाम इस प्रकार से आ जाएगा। अर्थ में आपका क्या आएगा? देव जो महान है। तो यहाँ पर आपका एक विशेष्य और एक विशेषण होता है, ये आपका कर्मधारय समास में आएगा। अभी हमने पढ़ा कर्मधारय समास में। ठीक है ना।
तो कर्मधाराय समास के अंदर अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलिए, घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घोड़े जैसी तेज दौड़, घोड़े की दौड़, या फिर इसके बाद है नेक्स्ट, दौड़ने वाला घोड़ा और घोड़ा और घोड़ दौड़, ठीक है। तो हमने यहाँ पीछे क्या कहा था आपसे कि घुड़दौड़ का समास विग्रह कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन है घोड़े जैसी तेज दौड़, घोड़े की दौड़, या फिर यहाँ पर आप कहेंगे कि दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़ा और दौड़। तो इसका उत्तर है घोड़े की दौड़। अब आप इसका आंसर ये बताएंगे कि घुड़दौड़ में आपकी कौन सा समास है। ये तो विग्रह किया हमने, तो घोड़े की दौड़ में कौन सा समास है, इस प्रश्न को आप करके लाएंगे। घोड़े की दौड़ में कौन सा समास है, चलिए इसका आप उत्तर करेंगे। घोड़े की दौड़, अब यहाँ विग्रह करने पर क्या आया, घोड़े की दौड़। अब कौन सा यहाँ विभक्ति चिन्ह आया है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये 2 बार रिवाइज करके भी बता दिया है। चलिए इसके बाद है राजपुत्र में कौन सा समाज है। तो राजपुत्र, पहले तो इसको आप तोड़िए, इसका विग्रह कीजिए। राजा का पुत्र, और का किस में आता है, का संबंध तत्पुरुष में आता है। मैंने आपको ये प्रश्न आपको तब भी बताया था कि आपको ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। आपको तो राजपुत्र में ये पता है राजा का पुत्र, आप जानते हैं ये आपका संबंध तत्पुरुष में आता है, लेकिन आपको ये ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको संबंध तत्पुरुष दिया ही नहीं जाएगा, आपको तत्पुरुष समास दे दिया। यहाँ देखिए आप इस प्रश्न में आपको द्विगु समास दे दिया है। वही प्रश्न का यहाँ पर आ गया है जो मैं आपको बता भी रही थी लेक्चर के टाइम। मैंने आपको बताया था कि प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। तो अब आप बोलेंगे राजा का पुत्र, आप कहेंगे कि मैम हमें तो आपने संबंध तत्पुरुष समझाया है, यहाँ तो संबंध तत्पुरुष है ही नहीं। तो बेटा यहाँ पर तत्पुरुष के ही वो उपभेद है, ठीक है, उसी का उपभेद है। तत्पुरुष समाज आए, कर्म धाराए, सॉरी आपका चाहे आपका कर्म तत्पुरुष आए, करण तत्पुरुष आए, संबंध आए, अपादान आए, ठीक है, संप्रदान आए, ये सभी आपके तत्पुरुष के अंदर ही आते हैं। तो इनमें से कोई भी टाइप का हो, आपको अगर तत्पुरुष दे रखा है तो आपको तत्पुरुष समाज ही लिखना है, ठीक है ना। तो वहां आपको संबंध नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो उसी का उपभेद है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समाज आ जाएगा, क्योंकि राजा का पुत्र। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसका तत्पुरुष के अंदर ही ये आएगा। बाकी आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।